नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में। इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण क्या है, हम जानने वाले हैं इसके घटकों को, चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण के प्रकारों पर, देखने वाले हैं इसके महत्व को और देखने वाले हैं मानव और पर्यावरण के बीच जो बदलते संबंध हैं उनको, और अंत में देखने वाले हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर को। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्यावरण को। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि से तात्पर्य है परिक्रमा से, जिसका मतलब होता है चारों ओर से, और आवरण से तात्पर्य है घेरना अर्थात घेरे हुए। अर्थात पर्यावरण वह कल्पना है जिसका अर्थ है वह जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। जैसे आप खड़े हुए हैं यहाँ, आपको चारों ओर से घिरे हुए है स्थलमंडल जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, वायुमंडल जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जलमंडल जिसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, और जीवमंडल जिसमें सारी संरचना है। तो इसी को या इन्हीं के संयुक्त रूप को हम कह सकते हैं पर्यावरण। अब प्रश्न उठता है कि जब ज्योग्राफी में हमने स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल और जलमंडल का स्वतंत्र अध्ययन किया ही है, तो हम इन्वायरमेंट में इन सब का अध्ययन फिर से क्यों करें? तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। जहां फिजिकल ज्योग्राफी में हम इनका स्वतंत्र अध्ययन करते हैं, वहीं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में हम इन मंडलों का पर्यावरणीय कारक के रूप में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इनका जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है और जीव का इन मंडलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः पर्यावरण क्लासरूम का सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं। प्राचीन काल में तो विद्यार्थी पर्यावरण की गोद में ही सीखता था और इसका संरक्षक था। आधुनिक काल में क्लासरूम में स्टडी करता है और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में भी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। इसके बावजूद भी मनुष्य पर्यावरण का विध्वंसक बनकर उभरा है और वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी पर्यावरण का बोध कर ही नहीं पा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं हम पर्यावरणीय कारकों को, जिन्हें हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहले ये जैविकीय कारक हैं जिनको हम सजीव बोलते हैं। फिर दूसरे जो हैं वो अजैविकीय कारक हैं जिनको हम निर्जीव बोलते हैं या अबायोटिक बोलते हैं। और तीसरा जो कारक है वह है ऊर्जीय कारक या ऊर्जा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यू में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं पर्यावरण के प्रकारों को, जिन्हें हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहला है भौतिक पर्यावरण, जिसे हम 3 भागों में फिर से बांट सकते हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। या हम ये भी कह सकते हैं कि स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल को हम जब संयुक्त रूप से पढ़ते हैं तो भौतिक पर्यावरण के रूप में पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं जैविक पर्यावरण, जिन्हें हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, वनस्पति और जंतु, फ्लोरा और फौना। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब वनस्पति और जंतुओं का हम संयुक्त अध्ययन करते हैं तो हम जैविकीय पर्यावरण कहते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है आता है सांस्कृतिक पर्यावरण, जिसमें आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पर्यावरण का संयुक्त रूप हम पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है सांस्कृतिक पर्यावरण। आपने सुना भी होगा, कोई कॉलोनी है तो वहाँ कहा जाता है कि उसका जो इन्वायरमेंट है वो ठीक नहीं है। तो इन्वायरमेंट से वहाँ तात्पर्य होता है कल्चरल इन्वायरमेंट से। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है मानव और पर्यावरण के बीच संबंध। आरंभ में मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध था उसे हम कारक के नाम से जानते हैं। अर्थात मनुष्य पर्यावरण का एक कारक था। जैसे फल खाता था और बीज नीचे गिरा देता था, वो बीज फिर से पेड़ बनकर उगता था। अर्थात यहाँ मनुष्य पर्यावरण की एक इकाई था। उसके बाद हम देखते हैं
जो मनुष्य है वो मॉडिफायर बना, रूपांतरकर्ता बना, उसने अपने हिसाब से घर बनाए और जहाँ जो खेती हो सकती थी वो की और पशुपालन भी आरंभ किया। तो यहाँ तक भी मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध ठीक थे। उसके बाद मनुष्य बना चेंजर, और ये बना तब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। यहाँ मनुष्य ने पर्यावरण से जो है अपने आधार पर लाभ लेने शुरू किए। वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ चेंज करके पर्यावरण से लाभ लेने लगा और अपने मनमाफिक वो खेती करने लगा, अपनी मनमाफिक उसने इंडस्ट्री लगाई। वर्तमान समय में हम देखते हैं जो मनुष्य है वो डिस्ट्रॉयर है और वो जो है पर्यावरण का खंडन या उसे तोड़ने में लगा हुआ है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जब इन्वायरमेंट है स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल का संयुक्त रूप, अर्थात जब इनके हम अंतर संबंध को पढ़ते हैं तो पारिस्थितिकी क्या है। इस शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहली बार 1869 में हैकेल ने किया था। इसमें हम ये तो पढ़ते ही हैं कि इन कारकों के बीच अंतर संबंध क्या है, साथ ही साथ हम ये पढ़ते हैं कि इन अंतर संबंधों का परिणाम क्या है, अर्थात पर्यावरण का जो उत्कृष्ट रूप है वही पारिस्थितिकी है। और अब हम देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को, जिस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था 1935 में टेंसले ने। ये बताता है कि स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल में जो अंतर संबंध है वो क्या है, साथ ही बताता है उनके परिणाम को कि वो क्या है और बताता है कि परिणाम किस मात्रा में है। अर्थात यह पारिस्थितिकी का एक स्टेप ऊपर का है। जहाँ पारिस्थितिकी केवल परिणाम को दर्शा रही है, वहीं पारिस्थितिकी तंत्र दर्शाता है कि ये रिजल्ट जो है ये कितनी क्वांटिटी में हुआ है, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी का भी उत्कृष्ट रूप है। तो वर्तमान समय में जो आपके सिलेबस में है और जो हमें ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है वो पारिस्थितिकी तंत्र है। उम्मीद है कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में आपको जो संबंध है वो स्पष्ट हो गया होगा। इसी संबंध में आपके सामने एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप देखिए यहाँ 4 कथन दिए हैं। पहला कथन है हैकेल ने 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किया। दूसरा, पारिस्थितिकी जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन है। तीसरा, जीव पारिस्थितिकी के संगठनों में सबसे मूल है। और चौथा, एक ही प्रकार के जीव जो आपस में संकरण की क्षमता से युक्त हैं और निषेचित हैं, इसी को जन्म देते हैं, जाति कहलाती है। उम्मीद है ये चारों जो कथन हैं आपको समझ में आए होंगे। समझ के आप सही जो उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।